भारत एक रंग बिरंगी भाषाओं का संगम है, जिसमें 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मान्यता प्राप्त है और 19,500 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है। ये सारी भाषाएं सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं, ये हमारी संस्कृति और पहचान का बड़ा हिस्सा है। भारत के अलग अलग राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका असर वहां की राजनीति और सरकार पर भी नजर आता है। जैसे दक्षिण भारत की पुरानी द्रविड़ भाषाएं हो या उत्तर भारत की इंडो आर्यन भाषाएं, हर भाषा का अपना इतिहास है, जिसके चलते भारत की भाषाई कहानी के बीच एक गहरी और विवादित बहस चलती आ रही है। बहस कि क्या भारत को एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा की जरूरत है जो पूरे देश को एकजुट कर सके। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति NEP 2020 में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश से गैर हिंदी भाषी राज्यों में तूफान खड़ा हो गया। मई 2025 में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2000 करोड़ रुपए इसलिए रोके क्योंकि राज्य ने NEP की 3 भाषा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया। तो आइए आज हम इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और विचार करते हैं कि क्या ये हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है या देश को एकजुट करने का वाकई में कोई प्रयास। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र कैसे बनाना। उस समय ये माना गया था कि एक साझी भाषा का होना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरे देश में आपस में बेहतर संवाद हो सके और राष्ट्रीय एकता बन सके। आज़ादी से पहले भी काफ़ी नेता हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू के मिश्रण को लिंक लैंग्वेज मानते थे। इस सोच की परिणति 1949 में हुई जब हिंदी को बहुत मामूली अंतर से भारत की राजकीय भाषा चुना गया। ये फैसला सिर्फ एक वोट के अंतर से हुआ था। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें साफ लिखा गया कि हिंदी भारत संघ की राजकीय भाषा होगी। साथ ही अंग्रेजी को 15 साल तक सरकारी कामों के लिए जारी रखने की इजाज़त दी गई। उस समय ऐसा सोचा गया था कि धीरे धीरे हिंदी एकमात्र राजकीय भाषा बन जाएगी। ये फैसला दिखाता है कि कई नेताओं को लगता था कि हिंदी देश को एकजुट करने में मदद कर सकती है, लेकिन ये भी सच है कि ये फैसला बहुत कड़े विरोध के बीच लिया गया था। सिर्फ एक वोट से पास होना बताता है कि सब इस बात से सहमत नहीं थे। इसीलिए हिंदी को एक स्वाभाविक रूप से जोड़ने वाली भाषा मानने की जो सोच थी वह राजनीतिक संघर्ष और असहमति की सच्चाई से टकराती है और यही बात आगे चलकर भाषाई टकरावों का नींव बनती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 43% आबादी ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया। अगर पहले, दूसरे और तीसरे भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों को मिलाकर देखा जाए तो ये संख्या 57% तक पहुंच जाती है, यानी 69 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। इस आंकड़े के हिसाब से हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इंग्लिश और मैंडरीन के बाद। प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन जैसे लेखक आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हिंदी सिनेमा और गीत भी हिंदी भाषी समाज की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिंदी को अक्सर एक ऐसे पुल की तरह देखा जाता है जो लोगों को भारत की समृद्ध विरासत, धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं से जोड़ता है। 2011 की जनगणना ये भी बताती है कि हिंदी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। इसके बाद कश्मीरी, गुजराती, मणिपुरी और बांग्ला का स्थान आता है। हिंदी ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा होने की वजह से जो बात लोगों को जोड़ने वाली होनी चाहिए वही बात कुछ इलाकों में विरोध और चिंता का कारण भी बन जाती है। इससे ये साफ होता है कि सिर्फ बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा होना ही किसी भाषा को राष्ट्रीय पहचान नहीं दिला सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं किया गया, बल्कि इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को दी गई है। आर्टिकल 351 कहता है कि केंद्र सरकार हिंदी का विकास कुछ इस तरह करे कि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति को अभिव्यक्त करने का जरिया बन सके। 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये तय करता है कि अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में जारी रहेगा, लेकिन साथ ही हिंदी का उपयोग भी बढ़ाया जाए। इतिहास में देखें तो दक्षिण भारत
हिंदी प्रचार सभा जिसे महात्मा गांधी ने 1918 में शुरू किया था, उसका उद्देश्य था कि दक्षिण भारत में आधुनिक मानक हिंदी को फैलाना। इस सभा के 2019 के एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु, जो आमतौर पर हिंदी विरोध के लिए जाना जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से हिंदी सीखने के लिए आगे आए। करीब 5 लाख छात्रों ने इसके हिंदी कोर्स में नाम लिखा। इससे ये पता चलता है कि जहाँ एक तरफ ऐतिहासिक विरोध है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी को एक उपयोगी भाषा के रूप में व्यवहारिक रूप से स्वीकार भी किया जा रहा है। आज के दौर में देखा जाए तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हिंदी को बढ़ावा देना अंग्रेजी के दबदबे को संतुलित करने का एक तरीका हो सकता है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों में अपनापन और सम्मान बढ़ेगा। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कई बार ये कहा है कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में भारतीय संस्कृति को बचाने और दुनिया के मंच पर भारत की पहचान मजबूत करने में मदद कर सकती है। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना अन्य किसी भाषाओं को कमजोर करना नहीं है। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए। आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो जो कंपनियां अपनी बात कहने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करती है, वे लाखों करोड़ों लोगों से आसानी से जुड़ पाती है। जब लोग अपनी भाषा में किसी कंपनी से बात करते हैं तो उनका भरोसा बढ़ जाता है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले ही हिंदी और अन्य भाषाओं में अपनी सेवाएं देने लगे हैं, जिससे उन्होंने अपने ग्राहकों की संख्या काफ़ी बढ़ाई है। साथ ही आज AI जैसे टूल की मदद से हिंदी में इंटरनेट का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया है। लोग ज़्यादा आसानी से चीज़ें पढ़ और समझ पा रहे हैं। इन सब बातों से साफ है कि आज के ज़माने में जहाँ कारोबार और इंटरनेट का बहुत जोर है, हिंदी की अहमियत हर दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है। यहाँ और भी भाषाएं हैं जो भारत के कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को समृद्ध बनाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं को ऑफिशियल रूप से मान्यता दी गई है। इनमें इंडो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेज के साथ साथ एस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मी भाषाओं के परिवारों को भी शामिल किया गया है। इन भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देना यह दिखाता है कि भारत अपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सम्मान करता है और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा संविधान लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अधिकारों की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 के अनुसार हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मकसद है कि भारत की भाषाई विरासत को संजोना और क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता को सुरक्षित रखना। मराठीत बोल। मराठी आते नहीं तो हम मारवाड़ी मराठी कैसे बोलेंगे? तू मराठीत बोल। काय बोलला आता मला? काय बोलला तू आता मला? गलत बोला क्या कुछ मैं? काय बोलला? गलत बोला क्या तुमको? बोल ना परत रिवारी। आज भारत में भाषा को लेकर जो बहस चल रही है वो आज़ादी से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इसकी जड़ें ब्रिटिश रूल की नीतियों में छिपी है। 1835 में थॉमस मैकॉले ने अपनी मिनट ऑन एजुकेशन में ये प्रस्ताव रखा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इससे स्थानीय भाषाओं को पीछे धकेल दिया गया और इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन की मुख्य भाषा बन गई। इस फैसले से एक बड़ी बहस की शुरुआत हुई, जिसमें अंग्रेजी को विदेशी हुकूमत की भाषा माना गया, क्षेत्रीय भाषाओं को लोगों की पहचान से जोड़ा गया और हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा गया जो पूरे देश को एक कर सकती हो। हिंदी थोपने के खिलाफ पहला और बड़ा आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 से 1940 के बीच हुआ, जब सी राजागोपालाचारी की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ। पेरियार ईवी रामासामी और जस्टिस पार्टी जैसे नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हिंदी थोपना तमिल संस्कृति का अपमान है और इसे भाषाई साम्राज्यवाद यानी लिंग्विस्टिक इंपेरियलिज्म की तरह देखा जाएगा। इस आंदोलन में ब्राह्मणवाद के खिलाफ भावना भी जुड़ी थी। प्रदर्शनकारियों को लगा कि हिंदी थोपी जा रही है ताकि ब्राह्मणों का वर्चस्व और मजबूत हो सके। इस विरोध में अनशन, रैलियां और गिरफ्तारी जैसे कई तरीके अपनाए गए। कुल 1198 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस संघर्ष के दौरान 2 युवा प्रदर्शनकारी थलमुथु और नटराजन की मौत हो गई और आज उन्हें इस आंदोलन के शहीदों की तरह याद किया जाता है। जनता के इस जोरदार विरोध के बाद फरवरी 1940 में यह आदेश वापस लिया गया।
ये घटना बहुत अहम थी क्योंकि उसने ये दिखा दिया था कि लोग हिंदी के जबरदस्ती थोपे जाने का विरोध करने के लिए तैयार हैं और ये विरोध आगे भी कई बार दोहराया गया। दक्षिण भारत में द्रविडियन मूवमेंट के उदय के साथ ही हिंदी विरोध एक गहरे और स्थायी रूप से जुड़ गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि दक्षिण भारत के लोगों की भाषा और संस्कृति को उत्तर भारतीय वर्चस्व से एक अलग पहचान देना। इस आंदोलन से जुड़ी प्रमुख पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK ने तमिल संस्कृति की रक्षा को अपना मुख्य मकसद बनाया। सबसे बड़ा हिंदी विरोध 1965 में हुआ जब अंग्रेजी को राजकीय भाषा के सहायक रूप में इस्तेमाल करने की तय सीमा खत्म होने वाली थी। लोगों को डर था कि अब हिंदी को जबरदस्ती थोप दिया जाएगा। 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के बाद ये डर और बढ़ गया क्योंकि नेहरू ने पहले भरोसा दिलाया था कि जब तक गैर हिंदी भाषी चाहेंगे अंग्रेजी बनी रहेगी। तमिलनाडु में CN अन्नादुराई और DM के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन हुआ। इसमें दंगे, हिंसा और कई लोगों द्वारा आत्मत्याग जैसे दुखद घटनाएं शामिल थी। इन तेजी से बढ़ने वाले विरोधों के दबाव में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में बदलाव कर यह तय किया गया कि अब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग भी अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इस आंदोलन के राजनीतिक असर भी बहुत बड़े हुए। 1967 के विधानसभा चुनावों में DMK को भारी जीत मिली और कांग्रेस पार्टी फिर कभी तमिलनाडु में सत्ता में नहीं लौट सकी। इन तमाम संघर्षों को देखते हुए 1968 में 3 लैंग्वेज फार्मूला की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल यूनिटी और रीजनल इंडिपेंडेंस के बीच संतुलन बनाना, जिसके अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, ज्यादातर दक्षिण भारत की कोई भाषा पढ़ाई जानी थी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को अपनी स्थानीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ानी थी। लेकिन इस योजना को पूरे देश में सही तरीके से लागू नहीं किया गया। कई उत्तरी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषा की जगह संस्कृत को पढ़ाया जाने लगा, जिससे अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं के बीच संपर्क और समझ बढ़ाने का मकसद कमजोर पड़ गया। दूसरी ओर तमिलनाडु ने शुरू से ही इस नीति को पूरी तरह नकार दिया और अपने 2 लैंग्वेज मॉडल तमिल और अंग्रेजी पर अड़िग रहा। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में फिर से 3 लैंग्वेज मॉडल की बात दोहराई गई, लेकिन इस बार कहा गया कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों को आज़ादी दी जाएगी कि वे कौन सी भाषाएं सीखना चाहते हैं। बस ये शर्त रखी गई कि चुनी गई 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। फिर भी तमिलनाडु का मानना है कि ये नीति हिंदी थोपने की एक चाल है और इस वजह से केंद्र सरकार ने उसे एजुकेशन फंड देने में भी कटौती की। इस नीति को लागू करने में कई समस्याएं आज भी बनी हुई है, जैसे लैंग्वेज टीचर की कमी, खासकर उन भारतीय भाषाओं के लिए जो हिंदी नहीं है, छात्रों पर भाषाएं सीखने का मानसिक बोझ और गैर हिंदी भाषी राज्यों में अब भी ये भावना बनी हुई है कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। Because of the influence of Periyarism in Tamil Nadu people. That is the first reason. Second reason is BJP is a Brahminical oriented ideological party. They have no place here in Tamil Nadu and Kerala also. इसी के कारण हमें आज भी देश में सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी नजर आते हैं। जहां भारत में हिंदी और इंग्लिश का वर्चस्व है, खासकर नेशनल लेवल के एग्जाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स पूरे देश के नागरिकों के लिए एक असमान मैदान बना देता है। हिंदी न बोलने वाले लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि उन्हें अवसर पाने के लिए हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, जबकि हिंदी भाषियों के लिए दूसरी भाषाएं सीखना जरूरी नहीं माना जाता। ये असमानता क्षेत्रीय नाराजगी को बढ़ाती है और देश के अलग अलग हिस्सों के बीच दूरियां और भी गहरी करती है। भाषा की दीवारें सिर्फ सरकारी नौकरी या प्रशासन तक सीमित नहीं है, ये हायर एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रास्ते में भी बड़ी रुकावट बनती है, खासकर उनके लिए जिनकी पहली भाषा न तो हिंदी है और न ही अंग्रेजी। कई रिसर्च में ये बात साफ हुई है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों को आमतौर पर बेहतर नौकरी, ज्यादा सैलरी और तेजी से तरक्की के मौके मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं उन्हें शुरू से ही एक तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा भारत में कई भाषाएं जो लाखों लोग बोलते हैं अभी भी आधिकारिक मान्यता से वंचित है। इस वजह से इन भाषाओं को बोलने वालों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, शिक्षा में समावेश या नीतिगत मदद नहीं मिल पाती। ये स्थिति भाषाओं के बीच एक तरह की हायरार्की बनाती है जो समाज और अर्थव्यवस्था में बराबरी के रास्ते को और मुश्किल कर देती है। साफ शब्दों में कहे तो जब कुछ भाषाओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता है और बाकी भाषाओं को नज़रअंदाज किया जाता है तो उससे देश में समान अवसरों का सपना अधूरा रह जाता है।
कुछ लोगों का मानना है कि प्रशासन को विदेशी भाषाओं के असर से मुक्त करना चाहिए, यानी इंग्लिश को हटाना चाहिए। तो कई लोग इसे एक विभाजनकारी कदम मानते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में जहां हिंदी नहीं बोली जाती। उनका मानना है कि इंग्लिश एक तरह से भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाए रखने में मददगार रही है, क्योंकि इसकी विदेशी पहचान की वजह से इसे किसी एक भारतीय भाषा समूह का पक्षधर नहीं माना जाता। इस वीडियो में अब तक सामने आई सभी बातों को एक साथ जोड़ते हुए और भारतीय संविधान की सच्चाई को दोहराते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपनी भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में कैसे अपना सकता है और किस तरह हम विविधता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरा कानूनी ढांचा संविधान सभा द्वारा बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया था, जो ये समझती थी कि भारत जैसे बहुभाषी देश में एकता और विविधता के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। इसी कारण से संविधान ने राज्यों को भी ये स्वतंत्रता दी कि वे अपनी राजकीय भाषाएं खुद तय कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि वह अपनी भाषा को बचाने और अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार है। फिर भी राष्ट्रीय भाषा को लेकर बहस बार बार उठती रही है। अक्सर ये बहस राजनीतिक कारणों से होती है, जहां हिंदी को राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि ये सोच संविधान की असल बातों से मेल नहीं खाती, फिर भी ये राष्ट्रीय भाषा की धारणा बार बार लौट कर आती है। ये बताता है कि भाषा का इस्तेमाल कई बार चुनावी फायदे, राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक वर्चस्व दिखाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में राजकीय और राष्ट्रीय भाषा के बीच का जो फर्क है वो बहुत धुंधला हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से इसके उस मूल सिद्धांत में रही है जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की सच्ची एकता और मजबूती किसी एक भाषा को सब पर थोपने से नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और पहचान के साथ मिलजुल कर रहने से आती है। इसलिए हिंदी को लेकर जो बहस चलती है वह सिर्फ एक भाषा को पसंद करने या न करने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत के फेडरल सिस्टम और प्लूरलिज्म के प्रति उसकी कमिटमेंट पर सवाल उठाती है। भारत की पहचान यही है कि यह अपनी विविधता के बीच भी एकजुट रह सकता है। एक ही राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की जिद छोड़कर सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और उन्हें फलने फूलने का मौका देना ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर तरीका है। लक्ष्य ये है कि भारत का हर एक नागरिक कई भाषाओं में सहज हो ताकि वह देश और दुनिया दोनों से बेहतर जुड़ सके। हर राज्य को यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपने शिक्षा से जुड़ी नीतियां खुद बनाए और कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाए इसका निर्णय वे खुद लें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसमें कुछ लचीलापन लाया है, जिसमें छात्रों को 3 भाषाएं चुनने की छूट है, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अब भी काफी काम बाकी है। आगे का सबसे बेहतर रास्ता यह है कि हर भारतीय भाषा को फलने फूलने का मौका दिया जाए। बहुभाषिकता को सिर्फ सहन न किया जाए बल्कि उसे राष्ट्रीय गर्व के रूप में अपनाया जाए। ये भारत की लोकतांत्रिक सुंदरता है कि हम भाषा को नहीं बोलते, भाषा हमें बोलती है। जबान बनाई नहीं जाती, ये खुद बनती है और ना इंसानी कोशिशें किसी जबान को फना कर सकती है। सादत हसन मंटो।